हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। देवेंद्र सत्यार्थी जी, जो हिंदी के अपने ढंग के निराले साहित्यकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कहानी है माटी की महक। परियों की ये कहानी बड़ी सुंदर है, इसको आप पूरा सुनिएगा। हंसपाल के बारे में सारी बस्ती में मशहूर था, ऐसा विचित्र आदमी दुनिया में ढूंढे न मिलेगा। वरना ऐसा भी क्या कि इधर सांझ हुई उधर कदम जैसे किसी जादू में बंधे पुराने महल की ओर बढ़ जाते। खंडर बना हुआ वह पुराना महल गांव के बाहर था। महल के बीचों बीच एक बावड़ी थी। उस बावड़ी की सीढ़ियों पर बैठ जाता हंसपाल। बैठा रहता देर तक। पता नहीं क्या चीज थी जो उसे इस बावड़ी की ओर खींच लाती। इधर घरों में दिए जलते, उधर हंसपाल की बांसुरी पर राग जोगिया, राग बिलावल, राग भैरवी और मल्हार नाच उठते। और फिर समय का कुछ होश नहीं रहता था। आधी आधी रात तक हवा में कांपती रहती हंसपाल की बांसुरी की आवाज। पता नहीं, लेकिन है जरूर कोई न कोई बात। और पिछले 3 सालों से है। तभी सुनी पहले पहल बांसुरी की आवाज। लोग हैरान होकर एक दूसरे से कहते थे। कुछ लोग हंसपाल से भी खोद खोद कर पूछते, आखिर क्या बात है उन खंडरों में? उस सूखी बावड़ी के पास बैठने की तुम्हें क्या जरूरत है? अगर बांसुरी बजानी ही है तो अपनी छत पर क्यों नहीं? लेकिन हंसपाल तो ठहरा हंसपाल, एकदम बेफिक्र अलमस्त, हर बात हंसकर टाल देता। वैसे भी वह क्या बताता, कैसे बताता? यह कि बांसुरी आई कहां से, किसने दी? अगर वह परी से हुई उस विचित्र मुलाकात के बारे में बताता तो भला कौन यकीन करता? फिर सब्ज परी ने होंठ पर उंगली रखकर कसम जो खिला दी थी उसे। यूं ही एक एक कर दिन कटते रहे। लोग एक दिन हंसपाल के पिता नागदेव के पास भी जा पहुंचे। कहा, इतने बड़े जमींदार हैं आप और आपका लड़का। नागदेव मूंछों में मंद मंद हंसे। बोले, अभी उम्र ही क्या है उसकी, लड़कपन है, बड़ा होकर खुद ही संभल जाएगा। इधर पिता की शय, उधर नाना नानी का लाड़। हंसपाल के पांव जमीन पर न थे, मगर दोस्त भला शरारत से कैसे बाज आते। एक दिन हंसपाल शाम के समय नीला कुर्ता सफेद पगड़ी पहने ठाठ से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। अचानक दोस्तों ने आ घेरा। वे पहले से ही सोच कर बैठे थे, बहुत हुआ, अब हंसपाल को राह पर लाना ही होगा। रलिया ने हालचाल पूछने के बहाने उसे रोका और मखना ने कोई पुराना किस्सा छेड़ दिया। बोला, सुनो हंसपाल, जरा ध्यान से सुनो। रात मुझे एक कहानी याद आई। अरे वही ना, जिसकी शुरुआत इस तरह होती थी कि जोग फकीरा गांव में एक थी भूली भटियारिन और एक सोने की मेंगनी देने वाली उसकी प्यारी बकरी। और फिर क्या हुआ, याद है ना हंसपाल? तुम्हारे नाना जी सुनाते थे एक कहानी और हम सारे दोस्त मिलकर सुनते थे। कहानी सुनते हुए इस कदर हंसते थे, इस कदर की हा हा हा। कुछ देर तक तो हंसपाल सुनता रहा, हंसता रहा, लेकिन जैसे ही सांझ का झुटपुटा छाने लगा, उसके चेहरे पर पसीना छलछला आया। बेचैन होकर बोला, ठहरो, कोई बुला रहा है। और फिर घोड़े पर बैठकर ये जा वह जा। दोस्तों को ये उम्मीद न थी। वे सब के सब एकदम हक्के बक्के से रह गए। सोचने लगे, क्या इस कदर पागल हो गया है हंसपाल? उधर हंसपाल थोड़ी देर में उसी खंडर में पहुंचा। बावड़ी की सीढ़ियों पर बैठते ही बांसुरी में जैसे जान पड़ गई। लेकिन आज अजीब सा दर्द था बांसुरी की आवाज में। हंसपाल बजाता रहा, कुछ होश न था। और जब बांसुरी थमी
हंसपाल की आंखें भीग चुकी थी। सोच रहा था हंसपाल, आज 3 वर्ष हो गए उस घटना को, पूरे 3 वर्ष। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। तभी हंसपाल को अजीब सी भीनी गंध महसूस हुई। फिर पेड़ों के झुरमुट के बीच से किसी की मधुर हंसी की आवाज, खन खन खनन खन, जैसे घुंघरू बज रहे हों। कौन? हंसपाल हैरान परेशान, लेकिन जवाब में फिर वही खन 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 खन। हंसपाल चौंक कर उठ खड़ा हुआ। वह चकराया हुआ सा आसपास देखने लगा। तभी उसे बड़ी मीठी आवाज सुनाई दी, जिसके इंतजार में तुम बैठे हो, मैं वही हूं, हंसपाल। और सब्ज परी हंसपाल के सामने थी। हंसपाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अचानक 3 साल पहले का दृश्य हंसपाल की आंखों में तैरने लगा, जब यूं ही घूमते घूमते वह बावड़ी पर आया था और सब्ज परी से भेंट हुई थी। तो क्या सब्ज परी को अब तक याद है उसका नाम? उफ, मैंने कितनी तकलीफ झेली है इन 3 सालों में, कैसे काटा है एक एक दिन। हंसपाल ने कहा, अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मैं जानती हूं तुम्हारा दुख। हर शाम यहां बावड़ी पर आकर चुपचाप तुम्हारी बांसुरी जो सुनती थी। मैंने सचमुच बहुत कड़ी परीक्षा ली तुम्हारी, और तुम खरे उतरे। सब्ज परी के स्वर में दर्द था, लेकिन फिर भी धरती पर मेरा रहना नामुमकिन है। तो फिर मैं परलोक चलने को तैयार हूं, क्या यह भी नामुमकिन है? हंसपाल ने अधीरता से कहा। नामुमकिन तो नहीं, सब्ज परी ने कहा। तुम कल यहीं मिलना, मैं परी रानी से अनुमति लेकर आऊंगी। और अगले दिन सब्ज परी आई तो उसके पास सूरज की किरणों जैसे सुनहरे सुनहरे 2 पंख थे। उसने वे पंख हंसपाल के कंधों पर बांधे। दोनों एक साथ उड़ने लगे और अगले ही पल वे परलोक में थे। सब्ज परी हंसपाल को परी रानी देवमालिका के पास ले गई। परीलोक में नृत्य उत्सव तो हर वक्त चलते ही रहते थे, पर हंसराज के स्वागत में और अधिक रंगारंगम कार्यक्रम हुआ। इसके बाद परी रानी ने अपने सेवक से कहकर परलोक की सबसे खास सुरधनुषी वाटिका से अमर फल मंगवाया। उसका रस निचोड़कर हंसपाल को दिया। लो, इसे पियो, जब तक यहां रहोगे अमर रहोगे। पीते ही हंसपाल को अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन महसूस हुआ। नई ताजगी, नए आनंद से भर उठा। अब सब्ज परी और हंसपाल परीलोक में साथ साथ घूमते। हंसपाल ने परीलोक के बारे में बस सुना ही था, पर यहां आया तो जैसे बुद्धि चकरा गई। पूरी एक अचरज भरी दुनिया उसके सामने थी। हर पल सुख और आनंद से बीतता। परीलोक के चप्पे चप्पे से वह परिचित हो गया था। जीवन में कहीं कोई दुख न था, कोई अभाव न था। सब्ज परी और हंसपाल को साथ साथ देखकर दूसरी परियों को ईर्ष्या हुई। वे आपस में कहती, धरती का आदमी यहां कैसे आ गया? फिर तो हमारे सारे नियम धरे रह जाएंगे। हम परियों को कौन पूछेगा? किसी किसी ने कहा, हमें परी रानी को अपनी बात कहनी चाहिए। ऐसी ही मनमानी होती रही तो फिर बात बढ़ते बढ़ते परी रानी देवमालिका तक पहुंची। परी रानी ने ध्यान नहीं दिया तो सब परियां इकट्ठी होकर अपना विरोध प्रकट करने आई। पहली बार किसी ने परी रानी से सवाल किया था, पर सवाल तो वाजिब था। सुवर्णा परी सबसे आगे थी। उसी ने कहा, आपने हंसपाल को अमर बना दिया, ये तो ठीक नहीं। परी रानी ने समझाया, जो होना था वह तो हो चुका, अब इसे भूल जाओ। नहीं परी रानी, ऐसे तो परलोक का अनुशासन बिगड़ जाएगा, सब परियों ने एक साथ मिलकर कहा। परी रानी असमंजस में थी, सोच रही थी क्या करूं क्या नहीं। उसने परियों को फिर से समझाया, हंसपाल को अमरता का वरदान तो दिया जा चुका है, अब उसे वापस लौटाना
संभव नहीं। तो ठीक है, उसे सदा युवा रहने का वरदान मत दीजिए। वह बूढ़ा होगा तो खुद ही ऊब कर यहां से चला जाएगा। केतकी परी ने सुझाव दिया। परी रानी बोली, ठीक है, आप सब मेरे पास शिकायत लेकर आई हैं, मुझे कुछ तो आपकी बात रखनी पड़ेगी। पर हंसपाल बुरा नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि बाद में आप लोगों को पछतावा हो। जो भी हो परी रानी, परी लोग का अनुशासन तो रहना ही चाहिए, नहीं तो सब गुल कपड़ा हो जाएगा। इस बार भी सुवर्णा और केतकी परी ही सबसे आगे थी। आखिर परी रानी को परियों की बात पर मुहर लगानी ही पड़ गई। हंसपाल को अमरता का वरदान तो मिला, पर वह धरती के लोगों की तरह बूढ़ा भी होगा। हमेशा युवा रहने का वरदान उसे नहीं मिल पाया। इस बात का पता हंसपाल और सब्ज परी को भी चला, पर उन्होंने कुछ परवाह नहीं की। किसी ने पूछा भी तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अब कल की बात तो हम कल ही सोचेंगे। आखिर आज का सुख भी तो कम नहीं। हमेशा कल के बारे में सोचकर क्यों हम मन को मैला करें। हंसपाल और सब्ज परी के कुछ वर्ष बेहद आनंद से बीते। सारा दिन घूमना, पुष्प वनों की सैर, फूल चुनना, हरित उद्यान में किस्म किस्म के खेल खेलना, एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाना, ढेरों बातें, साथ ही नृत्य कला का अनूठा आनंद। कितने सुख भरे दिन थे। लेकिन फिर अचानक कुछ बदल गया। हंसपाल के शरीर, चेहरे और चाल में फर्क दिखाई पड़ने लगा। उसमें पहले जैसी चुस्ती न रही। वह जल्दी थक जाता। चेहरे पर भी बुढ़ापे की दो एक रेखाएं दिखाई देने लगी। कई बार वह उदास हो जाता, सोचता, मैं परीलोक में आया ही क्यों। लेकिन सब्ज परी उसे दिलासा देती, तुम ये सब मत सोचा करो, तुम मुझे अब भी उतने ही अच्छे लगते हो जितने पहले लगते थे। हाँ, पर कहते कहते हंसपाल रुक जाता। कुछ था जो उसके भीतर अटका हुआ था। उसकी आंखें रह रहकर गीली हो जाती। कुछ समय बीता। हंसपाल का सारा शरीर झुर्रियों से भर गया। शरीर थका थका रहता। वह बहुत धीरे धीरे चल पाता था। लेकिन सब्ज परी अब भी युवा थी, उतनी ही सुंदर और चुस्त। हंसपाल उससे कहता, सब्ज परी, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। लेकिन सब्ज परी अब भी उसे उतना ही चाहती थी। उसे अपने साथ घुमाने ले जाती, खूब बातें करती, किस्से कहानियां सुनाकर दिल बहलाती, दिलासा देती। हंसपाल कभी कभी निराश हो जाता। परी लोक की सुंदरता अब उसे अच्छी नहीं लगती। सब्ज परी, मुझे धरती पर जाने दो। सब्ज परी कहती, तुम बेकार सोचते हो, बुढ़ापे में तुम पहले से अधिक सुंदर लगते हो, भला तुम्हें यहां से जाने की क्या जरूरत। जो परियां पहले चाहती थी कि हंसपाल परलोक से चला जाए, अब तो वे भी दुखी थी। वे परी रानी के पास जाकर कहती, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हंसपाल फिर से युवा हो जाए। लेकिन परी रानी लाचार थी। कहती, अब मेरे हाथ में ये नहीं है। फिर एक दिन की बात, हंसपाल अकेला घूमने निकल पड़ा। जानबूझकर वह एक अजनबी रास्ते पर बढ़ा जो परलोक के पिछवाड़े की ओर से जाता था। चलते चलते एक सुनसान जंगल आ गया। वहां अजीब सी गंध थी। जाने क्या हुआ कि हंसपाल के पैर तेजी से आगे बढ़ने लगे। उसे लगा ये गंध परलोक की नहीं हो सकती। ये गंध कुछ ऐसी है जिसके लिए वह वर्षों से बेचैन था। कुछ दूर जाने पर महक तेज हो गई और आश्चर्य, नीचे धरती नजर आ रही थी, बहुत पास। दूर दूर तक हरे हरे खेत, वर्षा की बौछारों में भीगते हुए किसान हल जोत रहे थे। स्त्रियां धान रोप रही थी। धान और माटी की महक जैसे उमड़ उमड़ कर चारों ओर फैल रही थी। हंसपाल के आगे उसका बचपन तैर गया, जब पहली बार जिद करके उसने नाना के खेतों में हल चलाया था।
तब भी मिट्टी की ऐसी ही मीठी मीठी महक महसूस की थी उसने। अचानक उसे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा, परियां एक कतार में खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे मन की पीड़ा समझ गई हंसपाल, परी रानी ने कहा। अब हम तुम्हें और नहीं रोकेंगी। और फिर परी रानी के कहने पर सब्ज परी हंसपाल को अपने साथ धरती पर ले आई। हंसपाल को खेतों के पास छोड़ खुद हरे हरे पत्तों पर चमकती ओस के रूप में बदल गई। हंसपाल धीरे धीरे चलता धान के एक खेत में पहुंचा। उसने हल जोतते किसान से कहा, तुम आराम करो, मैं हल चलाऊंगा। आसपास खड़े लोग ताज्जुब में पड़ गए, इतना बूढ़ा आदमी हल चलाएगा। लेकिन हंसपाल को अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। सारे दिन उत्साह से भरकर वह हल चलाता, टप्पे और गीत सुनाता रहा। उसके भीतर से धरती के गीतों का झरना फूट पड़ा था। अब तो रोज रात को आसपास के गांवों के बच्चे बूढ़े सभी हंसपाल के पास आकर बैठते। हंसपाल उन्हें एक से एक दिलचस्प किस्से कहानियां सुनाता। धरती और परलोक की कहानियां सुनकर सब मुग्ध हो जाते। पूछते, बाबा आपने कहां से सुनी ये कहानियां? कहां से? कहते कहते हंसपाल एक पल के लिए अचकचाकर रुकता, फिर हंसते हुए कहता, सपने में। असल में मुझे सपने बहुत आते हैं और हर सपने में एक कहानी। कहानियों के सपने लोग हैरान हो जाते। हाँ, कहानियों के सपने और सपनों की कहानियां। हंसपाल हंसता, हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लोगों को हंसपाल की बात कुछ समझ में आती, कुछ नहीं, पर सबको लगता हंसपाल में कुछ अलग बात है। सबसे अलग बात, उसकी बातें भी कुछ अलग ही हैं। हंसपाल को गुजरे आज हजारों साल हो गए, लेकिन हल जोतते किसान अब भी अपने गीतों में उसे याद करते हैं। तो ये थी कहानी देवेंद्र सत्यार्थी जी के द्वारा लिखी हुई माटी की महक। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलते हैं कल किसी नई मनोरंजक कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।